बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हम मेमोरी के कॉन्सेप्ट को देख रहे थे। हमने वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल का कुछ कॉन्सेप्ट स्टडी किया था। हमने बात की थी कि वॉलेटाइल के एग्जांपल में हमारे पास रैम आ रहा है और नॉन वॉलेटाइल के एग्जांपल में हमारे पास रोम, फ्लैश मेमोरी और COMS ये आपके पास यहाँ पे ये आपके पास सामने है। अच्छा, हमने साथ ही कुछ वोल्टेज की बात की थी कि वोलेटाइल वो मेमोरी होती है जब तक उसमें वोल्टेज मीन उसमें करंट रहेगा तब तक डाटा रहेगा। नॉन वोलेटाइल हमारे पास वो मेमोरी होती है जिसमें वोल्टेज हो मीन करंट हो या ना हो, उसको डाटे के साथ कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करता जाऊँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक म्यूज़िक प्ले किया है या कोई भी आप काम कर रहे हैं और आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद हो जाता है अचानक से ही, बैटरी पावर लो होने की वजह से या फिर उसकी बैटरी हिल जाती है, मोबाइल फ़ोन टर्न ऑफ हो जाता है और जब आप मोबाइल फ़ोन को दोबारा ऑन करेंगे तो वो सब कुछ सामने चल नहीं रहा होगा, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये जब भी आप कोई एप्लीकेशन कोई काम करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर, आप कोई ऐप चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो हार्ड डिस्क से वो रैम की तरफ लोड होके आती है और रैम आपके पास है नॉ वॉलेटाइल मेमोरी मीन जब तक इसमें करंट रहेगा तब तक इसके अंदर डाटा रहेगा। अगर आपको मोबाइल फ़ोन अचानक बैटरी कम्प्लीटली डेड होने की वजह से बंद हो जाता है या बैटरी हिलती है तो पावर बिल्कुल चली जाती है, इसलिए जो रैम के अंदर कंटेंट्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब इसकी नॉन वोलेटाइल के अंदर हम एग्जांपल में आ जाते हैं, हार्ड डिस्क उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन बंद है, आपका मोबाइल फ़ोन चल रहा है, आपका मोबाइल फ़ोन कुछ भी मतलब कोई भी इश्यू उसमें आता है, करंट होता है या नहीं होता, लेकिन जो आपका डाटा आपकी मोबाइल की मेमोरी के अंदर स्टोर है वो लॉस नहीं होता। आपकी मेमोरी के अंदर अगर म्यूज़िक कुछ वीडियोज़ हैं, कुछ आपका एजुकेशनल डाटा है, अगर बैटरी ख़त्म हो जाती है, बैटरी निकाल लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जब आप उसमें डालते हैं तो वो सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो इसका जो है इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। यहाँ पे हम मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे डाटा स्टेप बाय स्टेप मूव करता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम देख लें हाउ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र इन एंड आउट ऑफ रैम। कैसे प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शन जो ये डाटा जो है वो रैम से इन और आउट होता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर हम देख रहे हैं व्हेन यू स्टार्ट द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम हार्ड डिस्क। मैंने आपको बताया कि रैम नॉन वॉलेटाइल है, हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फ़ाइल होती हैं जो आपके कंप्यूटर को चलाती हैं वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती हैं, क्योंकि वो नॉन वॉलेटाइल है। लाइट हो, करंट हो या ना हो, आपके सिस्टम को इफ़ेक्ट नहीं होता, आपके डाटे को इफ़ेक्ट नहीं होता, इसलिए आपकी विंडो को हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर किया जाता है। अगर आपका डाटा लॉस हो जाए मीन अगर आपकी विंडो रैम के अंदर स्टोर हो तो जैसे ही पावर जाएगा विंडो आपकी ख़त्म, फिर आपको अगेन दूसरी दफ़ा चलाने के लिए विंडो करनी पड़ेगी। इसलिए आपकी जो विंडो होती है वो हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होती है। आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो सी ड्राइव होती है उसके अंदर कंप्लीट विंडो होती है। जैसे ही आप कंप्यूटर को चलाते हैं तो उसकी जो कुछ फाइल हैं वो आपकी जो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क की जो कुछ फाइल हैं वो लोड होके कहाँ पे आती हैं, ये आपकी रैम की चिप है। इस रैम के अंदर जैसे ही वो लोड होके आती हैं, लोड होने के बाद वो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो ये देख लें आपके पास शो हो रही हैं। ये आपके पास पहली इंस्ट्रक्शन है। दूसरे स्टेप के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी एक एप्लीकेशन की, लाइक आपने वेब ब्राउज़र जो है वो चलाना है। आपने कंप्यूटर को चलाया, उसके बाद आप चाहते हैं आपने गूगल क्रोम चलाना है, तो गूगल क्रोम जो है वो आपके पास स्टोर कहाँ पे होता है, पहले जब सिस्टम चलता है तो आपके हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद वो हार्ड डिस्क से लोड होके कहाँ जाता है, आपके सामने है वो हार्ड डिस्क लोड होकर रैम के अंदर जाता है ताकि वो चल सके। जो भी प्रोग्राम चलाना होता है वो हार्ड डिस्क से रैम के अंदर लोड किया जाता है। अब यहाँ पे आने के बाद आपके पास नेक्स्ट काम क्या होगा, वो आपके पास ये एलसीडी के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह आपके जो रिमेनिंग्स प्रोग्राम है, जो भी प्रोग्राम आप चलाते हैं वो हार्ड डिस्क से लोड होकर रैम के ऊपर आता है और उसके बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले होता है। बात क्लियर हो रही है? उसके बाद आपकी जो रैम है इसको 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। एक डायनेमिक रैम है, डी रैम, एक एस रैम है और एक एम रैम है। इनको डिटेल में अभी स्टडी नहीं करना, नेक्स्ट इनको डिटेल में हम स्टडी करेंगे।
उसके बाद मैं मेमोरी का आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम हम जब मदरबोर्ड को, मैं आप लोगों को जूम की क्लास में मदरबोर्ड को दिखा रहा था, तो वहाँ पे हमने कुछ स्लॉट्स की बात की थी, एक्सपेंशन स्लॉट्स की बात हम कर रहे थे। यहाँ पे मेमोरी जो है वो ये है आपके पास रैम। अगर आप अपना सिस्टम कभी सिस्टम यूनिट खोलने का इत्तेफाक हो तो ये वहाँ पे होती है रैम। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाली, ये है वहाँ पे रैम। ये आप खुद, ये जैसे ये बंदा क्या कर रहा है, ये हैं एक्सपेंशन स्लॉट्स, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये जिसके ऊपर मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये तीन चार दो एक्सपेंशन स्लॉट जो रैम की होती हैं वो हर सिस्टम में होती हैं, लेकिन तीन भी हो सकती हैं, चार भी एक्सपेंशन स्लॉट हो सकती हैं। अगर आपको रैम ज़्यादा लगानी है तो आप दो तीन चार तक एक्सपेंशन स्लॉट्स आपके मदरबोर्ड के ऊपर हो सकती हैं, और आप एक सिस्टम के अंदर दो से तीन चार रैम भी लगा सकते हैं। अब रैम कितनी होनी चाहिए, कितने जीबी की होनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट अगली स्लाइड पे देखेंगे। अब आपकी जो रैम होती है वो आपके एक्सपेंशन स्लॉट के ऊपर जाके लगती है। क्यों लगती है? ताकि मदरबोर्ड उसको सपोर्ट कर सके और उसको फंक्शनल कर सके। ये आपके पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, ये गोल्डन कलर के, ये वाला पार्ट जो है वो इन एक्सपेंशन स्लॉट के अंदर चला जाता है, और यहाँ से इन पॉइंट्स की मदद से इस रैम को करंट प्रोवाइड किया जाता है। और हमने मेमोरी के बारे में बात की थी, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है और ये इसको करंट की ज़रूरत होती है डाटा को स्टोर करने के लिए। उसके बाद मैंने लास्ट स्लाइड में ये कहा है कि कितनी रैम होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे वो जो रैम है वो हमारे वर्क प्लान के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कि जितना हमने उससे काम लेना है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रैम है वो होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हमने घर के लिए नॉर्मल यूज़ के लिए एमएस वर्ड वगैरह, जैसे हम अपने घर के लिए कोई सिस्टम बनवाते हैं जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, गेम थोड़ी बहुत छोटी बहुत बच्चे खेल लेते हैं, साथ म्यूज़िक प्ले कर लेते हैं, या फिर एमएस वर्ड ऑफिस या असाइनमेंट कोई बनानी होती है, उसके लिए अगर हमने अपना सिस्टम बनवाना है तो हमारे पास जो रैम होनी चाहिए वो मैक्सिमम 2 GB या इससे भी लेस होनी चाहिए। अगर हम 2 GB या इससे इंक्रीज़ की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास ये वहाँ पे होना चाहिए जब हमने कोई वेबसाइट्स वगैरह बनानी है, या फिर जैसे मैं हूँ, मेरा पर्सनल यूज़ जो है, मैंने सॉफ्टवेयर वगैरह को बनाना होता है, उसके अलावा और भी मेरे बहुत ज़्यादा काम होते हैं, रिसर्च वर्क के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा काम्स होते हैं, रिसर्च करनी होती है मैंने, उसके अलावा ऐसे टूल्स चलाने होते हैं जो हैवी होते हैं, तो उसके लिए मुझे 2 से 8 GB की रैम दरकार होनी चाहिए। 8 और इससे जो अप GB की रैम है उसके लिए हम ये कह सकते हैं, जब हमने हैवी डिज़ाइनिंग के ग्राफिक्स के कोर्सेज या ग्राफिक्स के काम करने आते हैं तो उसके लिए हमारे पास जैसे ये जो इंजीनियर होते हैं या जो ये डिज़ाइन करते हैं, ये बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स वगैरह या CAD को या 3D डिज़ाइंस वगैरह बनाते हैं, तो उनके लिए 8 या इससे भी अबव जो है वो GB की रैम होनी चाहिए ताकि वो उन सिस्टम्स को सपोर्ट कर सकें। ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को अगर कोई इशू हो तो वो मुझसे कंसर्न कर सकता है। और रैम के बारे में, रैम जितनी ज़्यादा होगी वो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है या आपका मोबाइल फ़ोन है उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। आप लोग जब मोबाइल फ़ोन परचेज़ करने जाते हैं तो आप कहते हैं कि इसकी रैम कितनी है, क्योंकि आपके जितने भी प्रोग्राम करंटली चल रहे होते हैं, आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, म्यूज़िक प्ले आपने किया हुआ है, साथ MS वर्ड ओपन किया हुआ है, साथ आप क्या कर रहे होते हैं, मैसेजिंग भी कर रहे होते हैं, साथ साथ आप अपना गेम भी कोई थोड़ी बहुत खेल रहे होते हैं। तो ये अगर आप सारे काम रैम के अंदर लोड होते हैं, सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं रैम के अंदर लोड होती हैं, और आप अगर रैम थोड़ी होगी तो ज़्यादा प्रोग्राम्स को एक वक्त में नहीं चला सके, और अगर रैम अच्छी होगी तो वो जितना मर्ज़ी आप प्रोग्राम उसके अंदर लोड करते जाएं वो आपको चलाती जाएगी और कोई इशू नहीं आएगा, और आपका मोबाइल फ़ोन हैंग नहीं होगा। सम टाइम अगर आपकी रैम थोड़ी है और आप PUBG गेम जो है वो उसके अंदर इंस्टॉल करते हैं और चलाने की कोशिश करते हैं और आपकी PUBG गेम एक्यूरेटली नहीं चल रही है, उसकी रीज़न क्या होता है कि आपकी रैम कम है और PUBG गेम जो है उसको मेमोरी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो इसलिए आपकी जो रैम है वो इफ़ेक्ट करती है आपके स्पीड के ऊपर। ये था हमारा आज के लेक्चर। यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आई हो तो मुझसे कंसर्न कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।